हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। बच्चों, पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते। बच्चे कभी कभी हमसे ये कहते हैं कि सर क्या इतने ईजी क्वेश्चंस ही आएंगे। बिल्कुल, अगर आप प्रीवियस 20 ईयर्स के क्वेश्चंस नीट एग्जाम के देखो तो आपको बिल्कुल यही दिखेगा। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं होते, बट थोड़े ट्रिकी होते हैं। प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है इनफ। लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन ढूंढते हैं और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हम भूल जाते हैं। इसी के लिए क्या होता है, एग्जाम में हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और प्रॉपर मैनेजमेंट जब नहीं हो पाता, व्हाट विल हैपन, व्हाट हैपन्स, वी डू नॉट गेट गुड रैंक। मार्क्स की तो कोई बात ही नहीं होती बच्चों, मार्क्स तो 10 और 12 में होते हैं। इधर तो आपकी रैंकिंग की बात होती है, यू आर नॉट गेटिंग गुड रैंक्स। सो जो बेसिक्स क्वेश्चंस है बच्चों, इन बेसिक्स क्वेश्चनों पे आपके कमांड होने चाहिए, और इन बेसिक क्वेश्चनों पे अगर आपके अच्छी होल्ड है तब धीरे धीरे आप अपना लेवल बढ़ाओ। मैं आज ज़्यादा थोड़ी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत कम समय मिलता है ड्यूरिंग लेक्चर में आपसे बात कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी होती है और मुझे कंडेंस लेक्चर भी देने होते हैं, जिससे कि नंबर ऑफ़ लेक्चर्स भी आपके इंक्रीज़ ना हो जाए और आपको जितनी भी डेटा है वो भी कवर हो जाए। तो जब क्वेश्चन सेट होता है, एक टीचर के माइंड में, एक क्वेश्चन सेटर के माइंड में कुछ बातें होती हैं। कभी वो क्या करता है, उसको ऐसा नहीं है कि उसको तो सिलेक्शन देना है, उसको तो सीटें फिल करनी है अपनी, तो वो 60% क्वेश्चन जो होता है ना, वो एवरेज नॉर्मल बच्चों के लिए सेट करता है। 20% थोड़ा अबव एवरेज बच्चों के लिए, और जो लास्ट 20% है ना बच्चों, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप समझ लो। और आपको पता है, अगर आपने 80% क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो 720 मार्क्स जो होते हैं, उसका 80% मार्क्स आपको पता है कितना होता है, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस, इस इंस्टीट्यूट का पैकेज, उस इंस्टीट्यूट का पैकेज, ये वो ऐसे वैसी बातें अपन करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। उसकी प्रीवियस ईयर के उसके जो चैप्टर एंड एक्सरसाइज हैं, और बिटवीन द चैप्टर के अंदर जो आप बीच बीच में क्वेश्चंस देखते हो, उन क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि गूगल पे सर्च करके और कोई सैम्पल पेपर लेके आप सॉल्व कर दो। आप डेफिनेटली देखोगे आपके अंदर क्वेश्चंस उसके बहुत अच्छे होते हैं बच्चों। हाँ, थ्योरी के लिए आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हो, मेरे वीडियोज़ भी देख लो, लेकिन पहले एनसीईआरटी को कवर करो, उसके क्वेश्चंस बनाओ, देखो आप खुद बेनिफिशियल हो जाओगे। चलो बच्चों, और भी बातें अपन करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो क्या है बच्चों, एकदम बिल्कुल सिंपल ग्राउंड लेवल के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गॉडालिनियम इज, अच्छा एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है भैया, 64 दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने इसका सॉल्यूशन लिख लिया तो भैया गॉडालिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना दिया हुआ है, 64। ठीक है, और अगर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था विथ रिस्पेक्ट टू इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, देखो हमें पता है हीलियम होते हैं, नियन होते हैं, ठीक है, आर्गन होते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन होते हैं। तो आपको पता है गॉडालिनियम 64 है, उसके पास कौन है, जेनन ही तो होगा। और आपको पता तो है कैसे लिखते हैं, 2 8 18, उसके बाद इसका कितना होता है 36, इसका कितना होता है 54, और इसका कितना होता है 86। तो क्वेश्चंस में आपके जो ऑप्शंस देखो, उसमें जेनन के साथ लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 54 तक लिख लिया जेनन, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं आपकी सीरीज़, क्या सीरीज़ आती है, 4f 5d 6x, 4f 5d 6x, 4 5d एंड 6x। देखो बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको अब देखना है कि इसके बाद भरना है 4f 5d और 6x। इसके सीक्वेंस को हम कैसे चेकआउट करते हैं, मैं थोड़ा धीरे धीरे और डिटेल जा रहा हूँ, आप खुद को डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि वहाँ पे इतना समय नहीं होता, बट हमारे पास अभी समय, हम छोटी छोटी चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा डिस्कस करने से नॉलेज घट नहीं जाएगी, बढ़ जाएगी बच्चों, है ना। तो व्हाट इज गिवन हियर, दैट इज 4f, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n प्लस l फॉर 4f, दैट इज 4 प्लस फॉर f दैट द वैल्यू इज 3। am I right? Yes sir, because the
L is 0, for the value of L for S is 0, for P it is 1, for D it is 2, for F it is 3। क्या ये आपको पता है? डू यू रिमेंबर दिस? यस। चलो उसके बाद अगर n प्लस एल की मैं बात करूँ 5D की तो क्या हो जाएगा 5 + 2 7, और मैं n प्लस एल की बात करूँ 6S की तो क्या हो जाएगा 6 + 0 दैट इज़ 6। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं बच्चा। तो n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम किसकी है बच्चों? 6S की, है ना। तो सबसे पहले फिलअप कौन होगा? 6x, तो हम लोग क्या लिखेंगे 6x2। ठीक, उसके बाद आपका कौन बचता है बच्चा, जल्दी बता दो। उसके बाद आपका बचता है n प्लस एल में। अब बताओ दोनों की वैल्यू जब सेम होती है तब रूल क्या कहता है, किसकी वैल्यू देखते हैं? n की वैल्यू। n की वैल्यू किस में बची है भैया? आपका बचा है 4f, तो भैया अब आ जाएगा 4f। उसके बाद कौन आ जाएगा 5d। अब आपके पास 54 और 2 56 इलेक्ट्रॉन भर चुके, और आपके पास अब बचे कितने हैं 56, 8 इलेक्ट्रॉन बचे पड़े हैं। तो मैंने 4f भरना है क्योंकि 4f में 14 होता है, मैंने लिख दिया 4f8 6d0। एम आई राइट? अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आता है। आपको पता है कोई भी सबसेल या तो हाफ फिल्ड वो स्टेबल होता है, समझो मेरी बात, या तो वो फुल फिल्ड स्टेबल होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, या तो हाफ फिल्ड होता है या तो क्या होता है फुल फिल्ड। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऐसे लिख दूँ 4f7 और 5d1, तो आपको ये कैसा दिख रहा है बच्चा? हाफ फील्ड दिख रहा है, और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इससे बेटर ये रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं अगर इसको अरेंज करके ऐसे लिखूं Xenon 4f7, अब अरेंज कर दिया मैंने, देन 5d1 और 6s2, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात है आपके? नहीं सर, बिल्कुल ये एकदम स्टेबिलिटी ऑर्डर पे भी सही है, और किस तरीके से अरेंज किया है वो भी आपने हमें बता दिया। तो बहुत सिंपल सी बात है। ये कहाँ दिख रहा है आप देखो तो थोड़ा सा, बिल्कुल ये दिख गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। कभी कभी लगता है क्वेश्चन टफ होते हैं, इजी होते हैं, और हम जल्दी से क्या करते हैं ABCD जो भी मन करे वो। आराम से रुक जाओ, देख लो, समझ लो क्यों ऐसा होता है, क्यों डिफरेंट एनोमलस, जिसको बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर क्यों होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप एक बार कमांड रख लोगे थ्योरी पे बच्चों, तो आपके इजीली सारी चीज़ें हो जानी हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको रब करता हूँ और दूसरे, अच्छा आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा बच्चों, इजी है। चलो मैं इसको रब करता हूँ और दूसरे क्वेश्चंस की तरफ अपन बढ़ चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है? इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ वर्टिकल ग्रुप। अच्छा, ग्रुप मतलब आपको पता है ना, वर्टिकल कॉलम, यानी मैं कह रहा है इस जगह से, यहाँ से स्टार्ट करके टॉप टू बॉटम में जा रहा हूँ। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रू? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। चलो पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस का देख लो। आपको पता है, याद करो, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या कैरेक्टर इंक्रीज करता है, जल्दी बता दो। मेटलिक नेचर इंक्रीज, बिल्कुल जनरल ट्रेंड में बात करेंगे, मेटलिक नेचर इंक्रीजेस। जब मेटलिक नेचर इंक्रीज होगा तो आपको पता है मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज करेगी। बिल्कुल, कुछ एक्सेप्शन है तो उन एक्सेप्शनों पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो यानी पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज है, बिल्कुल हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल, याद करो, ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल, अगर कोई एक्स्ट्रा सेल हम ऐड करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो क्या लिखते हैं 281, सोडियम से नीचे कौन हटा? पोटेशियम, क्या लिखते हैं 2881। बोलो न्यूक्लियस से कौन ज़्यादा दूर है? पोटेशियम, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? आसान, यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम। तो बिल्कुल डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस।
आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस। बिल्कुल इस चीज़ को हम भी समझ चुके हैं, यानी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन भी मेरा सही है। उसके बाद बोलता है ऑल द एटम हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल एक ग्रुप की तो ये प्रॉपर्टी ही होती है। सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो पोटेशियम के कितने होंगे 1, रुबिडियम के कितने होंगे 1, लिथियम के कितने होंगे 1, तो ये भी आपका सही है। अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड द बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड, ये तो अभी सबसे पहले यही बताया था, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी ये और ये 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं और 4th स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, डी ऑप्शन 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों? नहीं, देख लो एक बार फिर से 1, 2 एंड 3। चलो मैं इसको रफ करता हूं और हम लोग आगे बढ़ चलते हैं नए क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट आ जाऊं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। बोलो किसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। अच्छा एक बात बताओ, मेटल के अंदर क्या टेंडेंसी होती है, इसमें आईपी की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन आपने देख लिया अच्छे तरीके से, आई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अच्छा आपको बात बताओ, मेटल्स होते क्या हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। चलो बहुत अच्छा, मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो मेटल्स होते हैं उसमें जनरली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 या 2, मैक्सिमम 3 तक जा सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम भी मेटल्स कैटेगरीज में आता है, लेकिन उसमें अलग चीजें होती हैं। चलो अब हम बता सकते हैं, अगर जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1 या 2 हो और जिसमें मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और मेटल्स का साइज भी क्या होता है, लार्ज होता है, तो यानी न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बॉन्ड होता है। बिल्कुल, जब लूजली बॉन्ड होता है तो डेफिनेटली उससे निकालना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसान होगा। यानी जो बेस्ट मेटल हैं, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं, उसके आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। यानी ऐसे मेटल जिसके ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एलिमेंट जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, वो मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा देगा। तो चेक करो तो हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी है, देखो ये 370 सबसे कम, यानी ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा देगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, डी ऑप्शन। यानी फॉर क्वेश्चन नंबर 3 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, कोई टफ नहीं है, आराम से आपसे बन जाएगा। टफ तो मैंने ड्यूरिंग क्लास ही करवा दिए थे जो न्यूमेरिकल्स हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ें। चलो ये देखो, तो ये बिल्कुल थ्योरी वाले क्वेश्चंस है। क्या क्वेश्चंस है एक बार पढ़ लो बच्चों। क्वेश्चंस इज गिवन हियर, in the 6th period of the extended form of periodic table the orbitals are filled as। बोलो कैसे फिल करेंगे, याद करो अबाउ प्रिंसिपल और n+l रूल हमने पढ़ा था। आपको मैंने बताया था n+l की वैल्यू जिसके लिए लो होगी इलेक्ट्रॉन, उसमें सबसे पहला फिल होगा। बिल्कुल, तो चेक करके देखें। चलो 6s 5p 6x से देखें n+l, 6x के लिए क्या होगा, 6 + 0 6, देन कौन आ जाएगा 5f के लिए n+l की वैल्यू क्या होती है, 5 + 3 8 हो जाएगा। देन 6d के लिए n+l की वैल्यू हो जाएगी 6 + 2 देन 8, एंड देन 6p के लिए n+l की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 + 1 7। तो भैया ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सबसे पहले कौन आएगा 6s, उसके बाद कौन आता 6p, उसके बाद कौन आता 5f, उसके बाद कौन आता 6d। क्या यही ऑर्डर है क्या, नहीं, यानी पहला ऑप्शन रॉन्ग है। चलो उसके बाद ये चेक करके देखें, नीचे वाला देखें 6x 6p 6d एंड 5f। चलो ये वाला भी नहीं है, क्योंकि 5f के लिए 5 + 3 ठीक है, और 6d के लिए 6 + 2 8, लेकिन नहीं, यानी ये भी नहीं होगा
और ये भी तो नहीं ही होगा क्योंकि देखो ना 6d पहले आ गया। अच्छा 6x 4f 4d और ये वाला देख ले 5s के लिए। चलो 5s के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 + 0 5 ओके। देन 5p n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 5 + 1 दैट इज 6। एम आई राइट? यस सर। देन अगर मैं बात करूं 5d की तो n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों 7। और 6p की अगर मैं बात करूं तो n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। यही तो होगा। तो चलो सबसे कम किसकी वैल्यू है 5 ये वाला, यानी सबसे पहले कौन आएगा 5s। देन कौन आ जाएगा ये, उसके बाद बिल्कुल ये ऑर्डर एकदम सही दिख रहा है 5s 5p 5d और 6p। चलो ये ऑर्डर तो मुझे सही दिख गया। एक बार ये देख लें। चलो उसके बाद देखो n प्लस एल की वैल्यू देखो 6 + 0 क्या हो जाएगा 6। बहुत अच्छा। देन n प्लस एल की वैल्यू देखो 4f के लिए 4 + 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। n प्लस एल की वैल्यू देखो 5d के लिए 5 + 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देन n प्लस एल की वैल्यू देखो 6p के लिए 6 + 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो बोलो ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा 6x और इसके लिए देखो फिर क्या आएगा 4f, उसके बाद कौन आएगा 5d, उसके बाद कौन आएगा 6p। वाह जी वाह, दोनों ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं हमको, दोनों में n प्लस एल रूल सेटिस्फाइड है। लेकिन अब बताओ कौन सा सही है। बच्चा क्या करेगा सेकेंड ऑप्शन पे करेक्ट मार के घर में आके आराम से एंजॉय करेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 6 पीरियड, 6 पीरियड ये होता है ये नहीं, यानी ये गलत है। यानी एक चीज़ करेक्ट करके नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही टेक्निक होता है। देखा जो सही ऑप्शन उसको लास्ट में रख दिया था ताकि बच्चे को सेकेंड ऑप्शन तुरंत दिखे और टिक करके आ जाए। तो स्किल का चेक होता है, आपके टेम्परामेंट का चेक होता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्या अटैकिंग आपकी पावर है। तो इसके लिए तुरंत आप कहोगे कि सर अब हमें पता चल गया कि सिर्फ डी और डी ही ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। तो क्या मैं इसको रब कर दूं? क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन जब सॉल्व करने बैठो तो ऐसे आसान क्वेश्चनों के बारे में ही हम दिक्कत का सामना करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ लो बच्चों, बहुत अच्छी चीज़ है, समझदार है, समझ जाओगे। क्वेश्चन इज गिवन हियर, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एन एटम हैज़ द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जो एटम है उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा लोएस्ट। अच्छा तो बताओ लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती किसकी है मेटल की, और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। तो बताओ किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी? ये कौन है दादा 7 है 3 2 5 2 7, ये है आपका नाइट्रोजन। और ये कौन है 2 2 4 6 4 10 एंड 11, ये कौन है बच्चा आपका, ये है आपका सोडियम। ये कितना है 2 2 4 6 4 10, ये कौन है आपका नियन है। और ये कौन है जल्दी बता दो भैया, ये तो सर जी फ्लोरीन है ना। तो अब मुझे बताओ कौन है मेटल, सोडियम है मेटल। तो मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता कम होता, तो आंसर क्या होता बी होता। ठीक है बच्चों, क्या टफ है क्या? नहीं, बिल्कुल सिली क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है ताकि एक बार आपकी प्रैक्टिसिंग अच्छी हो जाए। उसके बाद तो मैं हमेशा हूं, कोई सा भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो मीजो की वेबसाइट से। चलो बच्चों अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छी बात है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से हम पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन गिवन है देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द गिवन ऑक्साइड। अच्छा जी बच्चा, बेसिक नेचर बोला है, चलो कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। आपको पता है बच्चा क्या मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या बताया था ना यस। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, क्या होते हैं
एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो जैसे मैं बात करूं सोडियम, जैसे मैं बात करूं पोटेशियम, जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम, जैसे मैं बात करूं बेरिलियम, जैसे मैं बात करूं एल्युमिनियम, जैसे मैं बात करूं सिलिकॉन, तो आपको पता है जैसे सोडियम पोटेशियम की बात करूं तो इनके ऑक्साइड क्या होंगे, बेस। जैसे मैं मैग्नीशियम की बात करूं बेस, एल्युमिनियम की बात करूं एम्पोथेरिक होते हैं, सिलिकॉन की बात करूं तो ये भी क्या होते हैं आपके एसिडिक होता है, क्योंकि नॉन मेटल है। ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं ये, ठीक है। तो अब आपको चेक करना है, आपको पता है अगर मैं बात करूं सोडियम और पोटेशियम की, अब अरेंज कर लूं कौन कौन है, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये चार ही तो है। आपको पता है अलोंग द पीरियड जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज, यानी बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज, यानी एल्युमिनियम क्या होगा, सबसे कम, यानी Al2O3। उसके बाद कौन हो जाएगा, MgO, उसके बाद कौन हो जाएगा, Na2O, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज, उसके बाद कौन हो जाएगा बच्चा, K2O। यानी ये सीक्वेंस कहाँ है, देखो तो Al2O3, MgO, Na2O, K2O, यानी ये ऑप्शन। और एल्युमिनियम के ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्पोथेरिक होते हैं, जानते हो ना बच्चों, यस। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं, आ गया क्या आपको इजीली, बहुत अच्छा। चलो मैं बच्चों इसको रब करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करो, जब छोटे क्वेश्चनों पे बहुत अच्छा कमांड हो जाए आपके, तब डायरेक्ट बड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं, चलो बहुत अच्छा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, एक बार देखो तो। क्वेश्चन में कहा है द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na, Mg एंड Si आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तीनों का दिया हुआ है, 496, 737 एंड 786 किलो जूल पर मोल। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Al क्या होगा, क्वेश्चन समझ रहे हो, बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल Al क्या होगा इन तीनों में से। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। सोडियम का कितना दिया हुआ है, जल्दी बता दो तो बच्चा, 496 किलो जूल पर मोल, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आ जाता है आपका क्या, मैग्नीशियम का कितना दिया हुआ है, जल्दी बता दो, 737 किलो जूल पर मोल। और सिलिकॉन का कितना दिया हुआ है, 786 किलो जूल पर मोल, बहुत अच्छा। तो बोलता है इसके बिटवीन जो ये एल्युमिनियम आता है इसका बता। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपको पता है अलोंग द हम पीरियड जाते हैं, अगर मैं अरेंज करूं Na, Mg, Al और Si, तो आपको पता है आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बिल्कुल। तो जो Al की वैल्यू होगी वो 734 से क्या होगी, ज़्यादा। तो 734 से यहाँ पे ज़्यादा कौन है और 784 से लेस कौन है, ये। यानी मेरे अकॉर्डिंग जो है ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। मैं घर आ गया, बहुत खुश हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि एल्युमिनियम जो है मैग्नीशियम से ज़्यादा और सिलिकॉन से कम होगा, यही तो होगा। अच्छा, तो आंसर मेरा क्या था, ए ऑप्शन, क्योंकि पहला ऑप्शन ही ए दिया हुआ था इसने। क्वेश्चन समझो, छोटे इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझने वाली बात है हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। लेकिन मैंने ये चेक नहीं किया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, Mg का कितना होता है 12, क्या लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। और एल्युमिनियम का क्या होता है 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। अब आप देखो ये फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो Ip क्या होगा, मोर हो जाएगा। इसीलिए एल्युमिनियम का आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था मैग्नीशियम से ज़्यादा नहीं होगा, एल्युमिनियम का मैग्नीशियम से कम होगा। ऑर्डर होगा Na, Al, Mg, Si। मैंने क्या बोला, फिर से बोलो, एल्युमिनियम का मैग्नीशियम से ज़्यादा नहीं, कम, क्योंकि मैग्नीशियम में क्या है, फुलफिल्ड वाला कंडीशन है। तो बोलो 734 से कम और 496 से ज़्यादा। अरे दादा मिल गया, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। आया समझ में। तो बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ा बिग डिफरेंस क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस। आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। क्या मैं रब कर दूं बच्चों, बिल्कुल। अब मैं उसको रब कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अच्छे तरीके से देखो समझो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो क्या बच्चों,
द आयनिक रेडियाई ऑफ N3 माइनस O2 माइनस एंड F माइनस। अरे वाह, याद करो मैंने बताया था आयनिक रेडियाई के बारे में, क्या बताया था याद करो कि भैया एनायन का जो साइज होगा वो कैटायन से क्या होगा, बड़ा होगा। अब एनायन में भी मोर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, साइज बड़ा होगा। याद आया? यस, मोर नेगेटिव चार्ज तो साइज क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत वाली बात है? अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन में देख लूँ N3 माइनस O2 माइनस एंड F माइनस, बोलो किस पे ज़्यादा चार्ज है, N3 पे, तो साइज किसका ज़्यादा होगा, N3 माइनस देन O2 माइनस एंड देन F माइनस होगा क्या। तो चलो ऑर्डर देखो तो N3 माइनस का सबसे बड़ा कहाँ है, 1.71, 1.40, 1.3, ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। N3 का 1.71, O2 का 1.40 एंड F माइनस का 1.36। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फॉर वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेरियस सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है। फर्स्ट है 577, सेकेंड है 1810, थर्ड है 2750 एंड फोर्थ है 11580 एंड फिफ्थ है 14580। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ से यहाँ जाते हैं तो शार्प इंक्रीमेंट है। इसका मतलब ये जितने भी तीन हैं, ये तीन इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कहीं ना कहीं वैलेंस सेल में हैं, और जैसे ही ये तीनों इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं तो हम निकालना चाहते हैं इनर सेल से, और इनर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता, इसलिए इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यानी ये एलिमेंट वो है जिसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। आप सबको पता है एल्युमिनियम के बारे में अगर मैं बात करूं, क्या लिखते हैं, 283। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही ये 3 निकल गया चौथा इलेक्ट्रॉन इनर सेल से निकालना पड़ता है, और इनर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना बच्चों आसान कतई नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सर इट्स वेरी सिंपल, द आंसर इज एल्यूमिनियम। एम आई राइट? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन देखें। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। टोटल इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आर 28। ये तो हम जानते हैं बिल्कुल, लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज, 4f एंड 5f सीरीज, इसमें 14 और इसमें 14। ये कौन सा सीरीज है, लैंथेनॉइड। ये कौन सा सीरीज है, एक्टेनॉइड। यानी टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं, 28। बहुत अच्छा। और डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं, 40। यानी पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अच्छा, डी में 40 एलिमेंट, आपको पता है कौन सा सीरीज होता है, 3D, 4D, 5D और 6D। यानी टोटल सीरीज में कितने एलिमेंट होते हैं, 10-10 होते हैं ना, याद करो। यस, टोटल कितने हो गए, 40। इसमें से 36 क्या होते हैं, सबको पता है, ट्रांजिशन मेटल होते हैं। रेस्ट के 4 क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। और रेस्ट जो 4 है, ZnCd, Hg और Cn, ये क्या है आपके, डी ब्लॉक, क्योंकि इनके कंप्लीटली फिल डी सबसेल होते हैं। चलो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल नॉन मेटल बिलोंग टू पी ब्लॉक, ये सब जानते हैं ऑल नॉन मेटल, ये भी सही है। यानी A1 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट तो सही निकल गया। ऑल द मेंबर ऑफ एक्टेनाइड सीरीज, अच्छा थोरियम से लेकर एक्टिनियम तक, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, अगर आपसे पूछे कि मैन मेड है, नहीं, इसमें से कुछ मैन मेड है लेकिन सारे मैन मेड नहीं हैं बच्चों, तो ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू नहीं है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही दिखे, 1, 2 एंड 3। तो कौन कौन से स्टेटमेंट दिखेंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 1, 2 एंड 3। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों? ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं थे। मैंने आपसे बार बार एक ही बात कही है, अगर आपकी थ्योरी पे होल्ड है, कमांड है, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डिपेंड करता है कि कैसे आपने प्रैक्टिस की।
जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको कैटेगराइज करके करना है। पहले तो जितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, जैसे एटॉमिक रेडियस जो साइज का है, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बेसिक एसिडिक कैरेक्टर, ये चीज़ों को एक अलग से कैटेगराइज करके मेमोराइज कर लो, अलग से समझ लो। उसके बाद जो बेसिक थ्योरी है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट, टेलुरिक हेलिक्स, उसके बाद आपका लोथर मेयर कर्व, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो अलग से पढ़ लो। तो अगर 2 कैटेगराइज में करोगे तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। और मैंने थ्योरीज में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आपको पता है आपको क्या करना। बिल्कुल मुझे अप्रोच करो, आई एम ऑलवेज देयर टू सर्व यू। सो बच्चों, समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच।